गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राजन सिंह, साइंस लेक्चरर, SMA मेमोरियल कॉलेज गोरखपुर। आज मैं आप लोग का नया टॉपिक ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करने जा रहा हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन क्रिया क्या होती है, तो मैं कह देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग कोई भी भोज्य पदार्थों को लेते हैं तो सॉलिड माध्यम में लेते हैं, जिसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा इत्यादि पोषक तत्व मौजूद होते हैं। उनको सबसे पहले हम मुख के द्वारा लेते हैं। मुख में सबसे पहले इन जटिल यौगिकों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और सरल बनाया जाता है। तत्पश्चात पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। इसी को हम लोग पाचन कहते हैं। अब ये पाचन कई प्रक्रियाओं में होते हुए गुजरते हुए अंत होता है इसका। तो आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कई भागों में विभाजित होती है, जिसमें पहला मुख के बक्कल कैविटी होती है। बक्कल कैविटी के बाद से आपका फेरिंग्स के बाद ओइसोफेगस के बाद से आपका स्टमक लगा होता है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल के भाग हो गए। इसके बाद से इसमें आपको प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले भोजन को हम लोग मुख में लेते हैं, उसको इजेशन कहते हैं। अंतर्ग्रहण के बाद से पाचन होता है। पाचन के बाद से अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद से स्वांगीकरण होता है और स्वांगीकरण के बाद से मल परित्याग कर दिया जाता है। तो आज हम लोग पहले पढ़े एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहला भाग जो होता है मुख होता है। मुख में बक्कल कैविटी होती है। बक्कल कैविटी में मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस दोनों चलती है। और मैकेनिकल प्रोसेस में बता देना चाहता हूँ कि जो दांत होते हैं और जो जीभ होता है वो भाग लेता है। तो दांत के द्वारा सबसे पहले भोज्य पदार्थों को जो हम लोग बाहर से ग्रहण करते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तोड़ने के पश्चात जीभ के द्वारा उसको जो है, जैसे कढ़ाई में आप लोग सब्जी पलटे के द्वारा मिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जीभ के द्वारा भोजन को चारों ओर मुख में मिलाया जाता है। उसके तत्पश्चात जब भोजन चिपचिपा हो जाता है, लार ग्रंथियों के द्वारा जब इसमें मिल जाता है तो ये भोजन जो है अंदर एपिग्लाइटिस के द्वारा अंदर ग्रहण किया जाता है, जो कि फेरिंग्स और ओइसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मुख में दो तरह के प्रोसेस चलते हैं, केमिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में जैसे आपका जो टाइलिन लार होती है और टाइलिन के साथ से माइलेज होता है, जो कि स्टार्च को इसमें कन्वर्ट करता है, स्टार्च को तोड़ देता है और स्टार्च को तोड़कर आगे ये माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। अब ये माल्टोज में परिवर्तित करने के पश्चात से जब ये भोजन चिपचिपा हो जाता है, उसके बाद से हमारा ये फेरिंग्स और ओइसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचता है। फेरिंग्स और ओइसोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इस प्रकार से हम जानेंगे। सबसे अगर कोई कहता है कि पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो इसका पहला जवाब होगा मुख से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। मुख में पहला पाचन होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले मुख से इसका पाचन शुरू होता है। तत्पश्चात ये भोजन फेरिंग्स और ओइसोफेगस केवल मार्ग प्रोवाइड करता है और ये फेरिंग्स और ओइसोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। अब जो भोजन जो चिपचिपा भोजन होता है वो कहाँ पहुँचता है, अमाशय में पहुँचता है। अमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं। जठर में बहुत सारी कई तरह की सेल्स होती हैं, जिसको हम लोग ग्लोवेट सेल कहते हैं, या जाइमोजन सेल या पेप्टिक सेल। तो जाइमोजन सेल के द्वारा मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जाइमोजन के सेल के द्वारा क्या सिक्रीट होता है, HCl सिक्रीट होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये HCl का काम जो भोज्य पदार्थों से आए हुए जीवाणु होते हैं उनको मारने का काम करता है और भोज्य पदार्थ को अम्लीय बनाने का काम करता है। ग्लोबुलेट सेल श्लेष्मा का श्रावण करता है। इसके साथ पेप्टिक सेल पेप्सिनोजेन एंजाइम को स्रावित करता है। पेप्सिनोजेन एंजाइम ये प्रोटीन
को पेप्टाइड में चेंज करता है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रोटीन का पाचन स्टार्ट्स इन द स्टमक। इसके बाद से इसमें बहुत सारी जठर ग्रंथियों के द्वारा निकलने वाला जठर रस होता है। इस जठर रस इसमें मिक्स हो जाता है। इसके बाद से भोजन जो है काइम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जस्ट लाइक टूथपेस्ट, आप लोगों ने देखा होगा टूथपेस्ट, ठीक उसी प्रकार का ये भोजन जो है उस तरह का हो जाता है। इसके बाद से भोजन जो है इस आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और उसके जस्ट इससे अमाशय के पीछे दाहिनी साइड लिवर और पैंक्रियाज के द्वारा पैंक्रियाटिक जूस और लिवर के द्वारा पित्त रस स्रावित होता है। और ये पित्त रस में पित्त लवण, पित्त वर्णक और कोलेस्ट्रम होते हैं। ये सब प्रक्रिया जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होती है। और ड्यूडेनम पार्ट में ये जो आपका पित्त रस होता है और पैंक्रियाटिक जूस होता है, ये जाके वहाँ पर ड्यूडेनम में मिलता है। ड्यूडेनम में फिर उसके बाद से इसमें पित्त लवण जो पित्त वर्णक होता है, पित्त वर्णक में बिलिरुबिन, बिलवर्डिन, ये चीज़ें होती हैं। बिलिरुबिन जो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा इसमें आता है, कलर प्रोवाइड करता है। जब कभी जैसे लिवर क्या है, लिवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। लिवर के सेल्स का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके सेल्स को हिपैटिक सेल कहते हैं। हिपैटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। तो हिपैटिक सेल जो होती है उसके द्वारा आपका जैसे पित्त रस स्रावित होता है। पित्त रस में जो मैंने बताया पित्त साल्ट होता है, वर्णक होता है और कोलेस्ट्रम होता है। और पैंक्रियाज जो अब ये मिक्स ग्लैंड होती है। मिक्स ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इसमें जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं और लैंगरहैंस की दीपिकाओं में अल्फा, बीटा, गामा सेल्स होती है। जिस बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन प्रवाहित होती है। इंसुलिन का कार्य तो आप लोग जान ही रहे होंगे। डायबिटिक में यानी कि इंसुलिन प्ले रोल इन द डायबिटीज पेशेंट, मतलब कि इंसुलिन का काम ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना होता है। और इससे 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं बीटा सेल के द्वारा, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। तो हम लोग को डाइजेशन पढ़ना है, इसके बारे में मैं आप लोग को बाद में जब डिजीज़ पढ़ाऊँगा तो ये भाग जो है हम लोग जो है डिजीज़ डायबिटिक के बारे में पढ़ा जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे हैं। डाइजेशन के बाद से हम लोग देखेंगे इसमें पैंक्रियाटिक जो सेल्स होती है, पैंक्रियाटिक जूस भी इसमें सीक्रेट होता है। पैंक्रियाटिक जूस ये इसमें पूर्ण पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि पित्त रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता था। और स्मॉल इंटेस्टाइन भाग में ही ये डाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस होती है और यहीं पे डाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस होती है और सर्वाधिक पाचन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके बाद से जो भोज्य पदार्थों से आए हुए जो काइम होता है उसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होती है। और जिसके द्वारा ये पैंक्रियाटिक जूस में आपका लाइपेज एंजाइम होता है और ट्रिप्सिन होती है, एमाइलेज होता है और काइमो ट्रिप्सिन होती है, जो कि ये प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट, जैसे वसा है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा। और जो आपका ट्रिप्सिन होती है वो प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देती है। और इस प्रकार से हम इसमें ये कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद से ट्रिप्सिनोजेन भी होता है। जो ट्रिप्सिनोजेन होता है वो ट्रिप्सिन को एक्टिव कर देता है और ये सभी प्रकार के एंजाइम को ये आगे चल के सक्रिय कर देता है। इसके साथ साथ इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस भी सीक्रेट होता है। तो कुल मिला के इसमें ये जो जूस सीक्रेट होता है ये भोजन को जो होता है क्षारीयता प्रदान करता है। अभी तक जो हम लोग अमाशय में देख रहे थे वहाँ अम्लीयता बढ़ रहा था HCl के कारण, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जब देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा था कि ये नाम से स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन इसकी आंत तो बड़ी होती है और इसका जो मुख होता है वो डायमीटर होता है, वो जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का बड़ा होता है।
कंपेरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन से। इस आज हम लोग बस इतना ही स्मॉल इंटेस्टाइन तक जानेंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद से हम लोग जो लार्ज इंटेस्टाइन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मुख में एक चीज़ जैसे छूट गई थी दांतों के बारे में। तो जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, लगभग सभी लोग जान रहे होंगे। इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है, मोलर और प्री मोलर होता है। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसका इंसाइजर का काम होता है काटना, और दूसरा जो मैं बताया था आपको कैनाइन, इसका होता है फाड़ना। उसके बाद से प्री मोलर, मोलर का काम होता है चबाने के काम में ये आता है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि दंत सूत्र भी आप लोग को मैंने PDF के माध्यम से नोट्स प्रोवाइड कर दिया था। तो अगर वेस्ट में देखेंगे तो 21-23 और इंटू 2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें। तो 21-23 में मल्टीप्लिकेशन ऊपर करिए, तो एक एक करके हम जोड़ेंगे। तो 2 से 2 का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो 4, फिर उसके बाद से 2, और फिर उसके बाद से 4, और फिर उसके बाद से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो इस तरह से ये जो डेंटल फार्मूला होता है 21 और 23, यानी 21-23 तो कुल मिला के ऊपर 16 और नीचे 16 आ जाएगा। तो 16-16 32, यानी कि वेस्ट में कुल कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। अगर यही बिलो 10 ईयर देख लिया जाए, बच्चों में अगर देखा जाए, तो ये जो दांत होते हैं 21/2102 के फार्मूले में होता है। इसमें भी 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जितने दांत निकल के आएंगे उतने दांत होते हैं। ठीक ऊपर जो मैंने बताया था, ठीक उसी प्रकार से इसको भी काउंट कर लेंगे। फिर इसके बाद से दांतों के बारे में, दांत के स्ट्रक्चर में 3 भाग हम लोग देखते हैं, क्राउन, नेक और एक नीचे का भाग होता है रूट। 3 भाग में इसको देखना है। तो इसके बारे में बस मैं इतना कहूँ, जो कवरिंग होती है इनेमल होती है। इनेमल सबसे कठोर भाग होता है। उसके बाद से डेंटाइन नीचे का भाग होता है, डेंटाइन। इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि दांत के स्ट्रक्चर के बारे में बस। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे जो इनेमल होता है वो एमाइलोब्लास्ट से ये बनता है, और जो डेंटाइन होता है वो ओडोंटोब्लास्ट से बना होता है। तो आज की इसके साथ साथ हम लोग दांत के बारे में, दांत के स्ट्रक्चर के और कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ना है हम लोगों को। और जो हम लोग को जीभ है, जीभ टंग के बारे में पढ़ना है। तो टंग में भी बता देना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं, जिससे हमको टेस्ट का अनुभव होता है। कहीं कहीं आप लोगों को मीठा लगेगा, कहीं कड़वा लगता है, तो कहीं खट्टा लगेगा। तो इसमें जो टेस्ट बड्स होते हैं वो हम लोग को स्वाद प्रोवाइड करते हैं। तो ये टंग के बारे में भी हम लोग को जानना पड़ेगा। तो आज बस डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, और इसके बाद से हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन विस्तृत अध्ययन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।